के द्वारा हम बात शुरू करते हैं। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। मंच पर बैठे हुए आदरणीय VVSM राव साहब, इस कॉलेज के सम्मानित प्रिंसिपल महोदय, सेंसेई राज साहब, निर्मल वैद्य जी और प्यारे बच्चों, आप सभी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं? कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मिक्स है क्या? कुछ फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है। आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयु जमा वेद, दो शब्दों से मिलकर बना है आयुर्वेद। आयु जमा वेद, आयु प्लस वेद, अर्थात आयु जिसमें जानी जाती है। आयु एज इन विच we came to know what is age। किसको कहते हैं आयु? कितने प्रकार की होती है? बड़ा है और बड़ी। तो हम बात करते हैं सुखायु। सुखायु चाहिए सबको कि दुखायु भी चाहिए किसी को? सुखायु चाहिए। सुखायु चाहिए तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं, उनको हमें पहले अपने ऊपर धारण करना। We have to accept the principles on ours। सबसे पहले अपने आप में हमें उनको धारण करना। सभी जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, और अब तो इसके अलावा भी स्ट्रेस, एंजाइटी, अल्जाइमर, और इसके अलावा एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और इन्हीं के कारण से बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। छोटी सी गलती बड़ी बीमारियों की ओर लेके जाती है। अच्छा, आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और आयुर्वेद की बात करते हैं तो कितने आयुर्वेद के बच्चे हैं या डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं? मालूम है? जो आयुर्वेद से पढ़ के जाते हैं और आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करते हैं, कितने % लोग होते होंगे आपके? 10 to 15%। बाकी सब क्या करते हैं? मल्टी, एलोपैथी खासतौर से करते हैं। इंजेक्शन लगाना, टेबलेट दे देना, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, घर चला जाए, ये माइंडसेट के साथ हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि एलोपैथी जो थेरेपी है वो कितनी पुरानी है, कितने सालों से? कितने वर्ष पुरानी है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन? नहीं मालूम, लगभग 350 साल। अच्छा, आयुर्वेद कितना पुराना है? आयुर्वेद कितना पुराना है? 300 साल, 500 साल, 1000, 5000, 10,000, कहां तक सोच सकते हैं? आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब से ये सृष्टि है तब से आयुर्वेद। सृष्टि कितनी पुरानी है? संस्कृत में बोलेंगे एको वृंदः, बोलिए एको वृंदः षण्णवति कोट्यो अष्टो लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विश अधिक संवत्सरे, अर्थात 1 अरब
96,08,53,124 वर्ष से आयुर्वेद इस देश में। यू फील प्राउड कि हमारा आयुर्वेद जब ये दुनिया बनी 1,96,08,53,124 वर्षों से है, तो इतना पुराना हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और कहां 350 वर्ष पुराना केवल एलोपैथी। तो आप उससे बहुत ज्यादा सक्षम हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभावान हैं। एलोपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं है। क्या वहां पे डायबिटीज ठीक होती है किसी की? कोई एलोपैथी डॉक्टर बोल सकता है कि मैंने एक पेशेंट ठीक कर दिया डायबिटीज का? Nobody can say. Hypertension? No. Kidney disorders? No. Thyroid. Fatty liver? No. Even paralysis? No. Thyroid. Thyroid? They will say, take this medicine for all life and you can manage your disease. There is no system of treatment in allopathy. केवल और केवल आयुर्वेद है जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ समय आप ये दवाई लेते रहिए, योग प्राणायाम करिए, और उसके बाद पूरा जीवन दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आयुर्वेद कह सकता है। तो कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे देश चलता है तो संविधान से चलता है। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो भी रूल्स फॉलो करते हैं। रूल फॉलो नहीं करेंगे तो चालान कर देते हैं पुलिस वाले। रेड लाइट जंप करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉप पे पुलिस वाला रोक के चालान कर देता है। मींस आप जो रूल्स बने हैं, जिस काम के लिए जो बने हैं, उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छी प्रकार से रहते हैं, और अगर रूल्स तोड़ते हैं तो पनिशमेंट मिलता है। इज इट राइट? तो हेल्थ के भी कुछ रूल्स होते हैं। If you want to live healthy for 100 of years, you have to follow the rules. Right? मैंने मंत्र बोला था, मैंने प्रारंभ में एक मंत्र बोला था कि हे परमपिता परमेश्वर, हम 100 वर्षों तक जीवें। कैसे जीवें? अच्छी प्रकार से बोलते हुए जिए, अच्छी प्रकार सुनते हुए जिए, और अच्छी प्रकार काम करते हुए जीवें, और रिच होकर के जिए। गरीब होकर के जीने की नहीं मांगा है। वेद ने कहा है कि हम धनवान होकर के जिए, क्योंकि गरीब आदमी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। और कहा है कि भूयश्च शरदः सता, यदि 100 वर्षों से ज्यादा का जीवन भी परमेश्वर ने हमें दिया है तो ऐसे ही जिए। लेकिन क्या ये वेद का मंत्र आज फलीभूत हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी आप सुनते हैं पेपर्स में कि 12 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ गया। अभी हरियाणा का एक केस है, 12 साल का उसका बेटा और 36 वर्ष का उसका पिता, 12 years old son and 36 year old father got heart attack in a night and they both passed away. Can you imagine this thing? Is this health? What is the reason behind that? What is the causes behind that? We have to know. हमें जानना चाहिए कि कैसे, क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, किसके कारण से हो रहा है। बहुत सारी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम खुद करते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो समाज करता है, सरकारें करती हैं। तो उनको रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आप को ठीक करना हम सबके हाथ में होता है। Can you heard about 12 organ theory? No. No जी। हो सकता है अगले सेशन में आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक सिंपली वे में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उनमें से 12 जो मुख्य अंग होते हैं, 12 जो मेन ऑर्गन्स हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
12 ऑर्गन और दिन में 24 आवर्स, एक दिन में इतना ही होता है दिन रात मिला के, तो एक ऑर्गन का कितना मिला? 2 घंटे। तो हर एक ऑर्गन का 2 घंटे होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन 24 आवर्स काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम होता है जो उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। ये बोले थे उस अंग को अगर वो समय आप उसी तरह से करने दें तो ऑर्गन कभी खराब नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 12 ऑर्गन थ्योरी आपको समझ में आ जाए। वो समझ में आ गया तो पूरा आयुर्वेद समझ में आ जाएगा। किस प्रकार से आपने आपको 100 साल तक स्वस्थ रखना है, वो सारी बातें समझ में आने वाली है। तो फर्स्ट ऑर्गन की हम बात करते हैं, दैट इज योर लंग्स, आपके फेफड़े। अच्छा, आपने सुना है कि आयुर्वेद में किस समय जागना कहा है, कि किस समय हमें सुबह जागरण करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से कम अर्थात आज के समय बात करें तो 3 to 5, यानी कि प्रातः 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। और ये ब्रह्म मुहूर्त में कहा है कि लंग्स का पीरियड होता है, ये लंग्स का समय होता है। लंग्स क्या काम करते हैं बॉडी में? ऑक्सीजन लेते हैं और बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज हैं उनको बाहर निकालते हैं। अब सोचिए, अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं, यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं, तो क्या होने वाला है? हमारे लंग्स हमेशा हेल्दी रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कभी बॉडी में कम नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी से होने वाले बीमारियां जैसे अस्थमा, कफ, कोल्ड, इस तरह की समस्याएं भी नहीं होगी। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है कि हमें 3 से 5 के बीच में प्रातः उठ जाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन, ईमानदारी से हाथ उठाएं जो 3 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, ईमानदारी से। 1 2 डर के नहीं, पूरा हाथ उठाइए ऐसे। जो उठते हैं वो हाथ भी उठा सकते हैं। फुल हैंड। भाई वेरी गुड। 7 बच्चे हैं, जिनमें से एक को लड़के लास्ट में कोने में बैठे हैं और बाकी 6 बच्चियां हैं। तो बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए जो। ताली इसलिए बजवाई है ताकि बोर ना हो, और ये भी सोचे कि हमारे लिए भी ताली बजने वाली है। तो आज से रेजोल्यूशन क्या लेना है? अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर देना है। कितने बजे का? 4 बजे। एवरेज निकाल लीजिए, चलो 3 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो बीच में एक एवरेज देते हैं, तो 4 बजे, 4 o'clock। ठीक है, रेडी? कल से सब उठेंगे 4 बजे। तो समझ लीजिए आपके फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे। यू विल बी ए गुड डॉक्टर। आपको खुद के लिए कभी कफ नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को हेल्दी होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, 12 hour थ्योरी और दिनचर्या, दोनों एक साथ चलाते हैं। 12 hour थ्योरी में लंग्स का समय है, इसलिए हमें उठना है। दिनचर्या को हम बांटते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है? सबसे पहले उठ करके एक करके बोले, एक बोले खड़े होके क्या करना है? उनके सब सुना। मैं आपको हेल्थ के हिसाब से बताता हूं। सबसे उठ करके हमें उषयपान करना है। उषयपान, ल्यूकवार्म वाटर पीना। पानी का ध्यान रखिएगा, पानी के गलत पीने से बहुत सारी बीमारी आती है। तो पानी पीने के नियम होते हैं। महर्षि भागवत को आपने सुना है? अष्टांग हृदय पढ़ा है किसी ने? ओके। तो महर्षि भागवत कहते हैं कि पानी पीने के 4 नियम हैं।
पहला नियम है कि पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। दूसरा नियम है कि पानी को सिप सिप करके पीना। एक सिप लिया, धीरे से इसको निगला, ऊपर बोतल किया पूरा बोतल खाली, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा नियम है पानी को सिप सिप करके पीना। तीसरा नियम है पानी को बैठ के पीना। सबसे बड़ी कमी है अभी घर में जाते हैं, फ्रिज में बोतल निकाला और खड़े खड़े पी लेते हैं। खड़े होके पानी पीने से बहुत सारी बीमारी आएगी आपको। हर्निया होने का खतरा सबसे पहला, यू विल सफर फ्रॉम हर्निया। सेकेंड, योर नीज विल बी डिस्ट्रॉयड, आपके घुटने खराब होंगे। तीसरा, योर मेमोरी विल बी वेरी लो लेवल। तो खड़े होकर के पानी पीएंगे तो ये बीमारियां गिफ्ट में मिल जाएंगी आपको। तो कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना। चौथा नियम है कभी खाने के बाद पानी नहीं पीना। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं साथ में एक एक सिप लेते जाते हैं और खाना खत्म हुआ तो 2 गिलास पी लिया। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो ये ऐसी बात पर कहते हैं भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में जो जल पीते हैं वो जहर पीते हैं, जहर के बराबर होता है। तो कभी भी 4 नियमों का पालन आपने करना है। पहला नियम गुनगुना पानी पीना, दूसरा नियम सिप करके पीना, तीसरा नियम बैठ के पीना और चौथा नियम खाने के तुरंत बाद। फिर कब पीना, फिर कब पिएंगे, बीच में अगर जरूरत हो तो, अगर एक अन्न से दूसरा अन्न बदलना हो तो, मतलब आप चपाती खा रहे हैं और फिर चावल खाना है तो उसके बीच में 1-2 सिप पानी ले सकते हैं, वरना 90 मिनट के बाद ही पानी पीना। 90 मिनट, ये 90 मिनट का समय क्यों, 1.5 घंटे का समय क्यों? आपने जो भोजन किया वो भोजन कहां जाता है, पेट में जाता है, पेट के ऊपरले भाग में जाता है ना, ड्यूडेनियम बोलते हैं जिसको। वहां पे उसको ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करने के बाद वो धीरे 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 आपकी छोटी आंत में जाता है। तो इस प्रोसेस में आपके अमाशय से लेकर के, अग्नाशय से लेकर के और छोटी आंत तक जाने में 90 मिनट लगते हैं। तो इस 90 मिनट को हमें देना है अपने शरीर को कि उसको पूरी तरह से रस में बदल दे। भोजन को रस में बदलना है ना, तो 90 मिनट चाहिए। वो 90 मिनट के बाद ही पानी पीना। अब कई लोग सोचेंगे कि पानी बना किया है खाने के बाद और वो भूल गए, 90 मिनट के बाद भी नहीं पिया तो क्या होगा? इट विल बी मोर डेंजरस। मतलब अलार्म लगा करके 1.5 घंटे के बाद पानी पीना ही है, नहीं पिएंगे तो और गड़बड़ होगा। क्या होगा गड़बड़? सोचिए, कल्पना करिए, आपने भोजन किया, चबाया, चबाने के बाद वो भोजन जब नीचे गया तो क्या कैसा जाता है? वो लुगदी के रूप में बवस बोलते हैं। वो धीरे धीरे ग्राइंड किया और वहां तक भी वो और ज्यादा महीन हो जाता है। जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में क्या लगे, सक्शन सिस्टम है, तो उसको सक किया जाता है भोजन को। लेकिन अगर वो भोजन उस समय तक भी उसी फॉर्म में हुआ तो वो क्या होगा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स के ऊपर उसकी एक लेयर बन जाएगी और धीरे धीरे वो लेयर बड़ी खतरनाक हो जाती है। पेट में छाले, जिसको बोलते हैं अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसका एक कारण हो सकता है। तो उस समय अगर आप पानी पिएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होकर के वो रस बन करके इजीली वहां से सक कर लिया जाएगा और सक करके लीवर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी गलती नहीं करना कि खाने के 1.5 घंटे बाद भूलना नहीं, उस समय पानी हमें जरूर पीना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो पानी के 4 नियम याद हो गए, भूलेंगे तो नहीं? हिंदी जिसको नहीं समझ आती उसको भी समझ आ रहा है? पड़ोसियों से पूछ लेना।
इससे क्या होगा, उसको याद होगा, वो रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होने के बाद कभी भूलते नहीं। ठीक है, तो एक ऑर्गन हुआ हमारा लंग्स हुआ, और लंग्स का टाइम हुआ 3 to 5. देन वी कम टू अनदर ऑर्गन, दैट इज कॉलन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या काम होता है शरीर में? वेस्ट को, जो वेस्ट बचता है ना, जब डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बचता है, दैट इज कॉल्ड स्टूल, उसको, उसका स्टोर रूम है। तो वो अगर वेस्ट आपके बॉडी में रिटेन कर गया तो इट विल बी मोर डेंजरस। क्या होगा? बाउल गैसेस जनरेट होंगी, बाउल गैसेस के बाद हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, और वात बढ़ेगा शरीर में। 5 प्रकार की वायु पड़ी होंगी ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान और मान। तो अपान वायु विकृत हो जाएगी, और अपान वायु ऊर्ध्वगति हो जाएगी, यानी कि ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। और अपान वायु अगर ऊपर उठेगी तो क्या होगा? कितने प्रकार के रोग होते हैं वात रोग? 84 या 80? बढ़ते हैं आप अच्छे से। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं जो इस अपान वायु के विकृत होने से शरीर में आते हैं। जितने भी प्रकार के दर्द हो सकते हैं वो सब वायु विकृति के कारण होते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो जिसमें टिस लगता है बाद में, दे ऑल आर वात डिजीज, पैंक्रेटाइटिस, आर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ टिस। तो वो उनसे बचना है, तो क्या करना है? अगला समय है आपका 5 से 7, सुबह 5 to 7 AM एंड टाइम कॉलन टाइम। उस समय क्या करना? अभी जो आलसी लोग होते हैं, जो 3 से 5 के बीच में भी नहीं उठे, और भी आलसी हैं, वो 7 बजे भी नहीं उठे, आज तो छुट्टी है, सो लेते हैं। आज तो संडे है, आराम से उठेंगे। माता जी को बोल देते, मम्मी को बोलते, डोंट डिस्टर्ब मी। पता है वो लोग क्या है? दे आर एनिमीज ऑफ देमसेल्व्स। उनको बाहर से दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने दुश्मन। जो 7 बजे के बाद सोते हैं, उनको बाहर से दुश्मन बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हो जाते हैं। कल्पना करिए, दिस इज योर बॉडी, बट इफ यू आर स्लीपिंग आफ्टर 7 AM in this pose, right? Time, colon time. The air will enter in colon. And what is the characteristic of air? क्या करती है एयर? ड्राई करती है, ड्राइनेस पैदा करती है, सुखाती है। कपड़े आप कहां सुखाते हो? हवा में सुखाते हो ना। गीता में एक श्लोक आता है, किसके लिए? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न शोष्यति मारुतः, न शोष्यति मारुतः। आत्मा के लिए आया है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। इसका मतलब वायु का गुण बता दिया उधर। तो वायु आपकी कॉलन के अंदर एंट्री किया, और जो वहां पे वेस्ट था उसको धीरे धीरे ड्राई करना शुरू किया। What will happen? कब्जी। You will get a severe constipation. उसके बाद क्या होगा? डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग तरह के पाउडर्स, चूर्ण, टेबलेट्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और बड़े लोग तो क्या करते हैं? कोई स्मोक करेगा, कोई अलग अलग तरह के पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। ड्रिंक भी करते हैं सुबह सुबह के लोग। वो कहते हैं जी पेट साफ नहीं हुआ इसलिए ड्रिंक करता हूं, बियर पीता हूं। अलग अलग तरह के फॉर्मूले अपनाते हैं। तो इसका रीजन है कि आपने इस पॉज में आप पड़े थे तो आपको स्टूल को ड्राई कर दिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। और कॉन्स्टिपेशन हुआ तो क्या हुआ? अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन रह जाए तो पाइल्स जनरेट होती है, पाइल्स की बीमारी होती है।
और जिनको पाइल्स है वो बता सके कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है। तो करना क्या है कि 3 से 5 के बीच में उठना है। जो लोग उठेंगे उनका बॉडी ऐसे होगा और ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा और वायु का प्रेशर भी आएगा। तो जो कॉलन के अंदर वेस्ट भरा हुआ है वो पास आउट, इजीली पास आउट हो जाएगा, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बाउल गैस जनरेट नहीं होगी, और बाउल गैस जनरेट नहीं हुई तो 80 प्रकार के बात लोग कभी होंगे नहीं। एक नियम को पालन करने से 80 प्रकार के बात लोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद का समय है 7 to 9 AM। वो क्या है? वो आपके स्टमक का समय है, पेट का समय है। और पेट को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो 7 से 9 के बीच में हमें क्या करना है? ब्रेकफास्ट करना है, बल्कि कहिए कि अच्छे से भोजन करना है। और कैसा भोजन करना है? क्या क्या खाना चाहिए नाश्ते में? कहते जी ब्रेड बटर खा लीजिए, है ना? क्या खाते हैं? हेल्दी फूड क्या होना चाहिए नाश्ते में? चलिए बात करते हैं। अच्छा, दुनिया में एक ध्यान इधर रहे, नहीं तो निकल जाएगा आपसे। दुनिया में 3 प्रकार की किचन है। किचन को हिंदी में बोलते हैं रसोई। क्या बोलते हैं? रसोई। जिसके अंदर से रस मिले वो रसोई, अर्थात बनाने वाली मम्मी गुनगुनाते हुए भोजन बना रही है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए गुनगुनाते हुए भोजन बनाती है रसोई में। भावना करती है कि जो मैं बना रही हूं उससे खाने वाला बिल्कुल हेल्दी रहे, उसको कहते हैं रसोई। रसोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जहां 24 घंटे किचकिच होती हो उसको किचन कहते हैं। आपने मांगा भोजन, मम्मी को खुद बना के खा लो, तो वो हो गई किचन। जोक अपार्ट। तो पहले 3 प्रकार की रसोइयां होती है दुनिया में। पहली रसोई है परमेश्वर की रसोई, दूसरी रसोई है इंसान की रसोई, और तीसरी रसोई है शैतान की रसोई। कौन कौन सी है? भगवान की रसोई, इंसान की रसोई और शैतान की रसोई। कौन कौन सी है? भगवान की रसोई में क्या पकता है? भगवान ने जो अपनी रसोई में बहुत अच्छी प्रकार से एक हलवा बना के भेजा है, जानते हैं क्या बनाना? रेडीमेड हलवा, छिलका उतारिए और खा लीजिए, एकदम हलवे की तरह सॉफ्ट होता है। एप्पल है, अमरूद है, चीकू है, मौसमी है, संतरे हैं, तो हजारों प्रकार के फल हैं। तो वो सारे फल किसने बनाए हैं? भगवान ने अपनी रसोई में पका के भेजे हैं, और ऐसे बना के भेजे हैं जो उसको खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। तो वो है परमेश्वर की रसोई। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा होना चाहिए ब्रेकफास्ट को क्या होना चाहिए? भगवान की रसोई का भोजन, अर्थात फल खूब सारे हमें खाने चाहिए, सलाद के रूप में खा लेना चाहिए। दूसरा है इंसान की रसोई। वो क्या होती है? आपके घर के अंदर बना हुआ अच्छी प्रकार का खाना, वो है इंसान का बना हुआ खाना, जिसको मालूम है कि मैं किसके लिए बना रहा हूं? अपने परिवार के लिए। तो अच्छी भावना से बनाया जाएगा, अच्छा उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, अच्छा सॉल्ट डालेंगे, अच्छे मसाले डालेंगे, अच्छी वेजिटेबल लेके आएंगे खरीद के बाजार से। तो वो होती है इंसान की रसोई। और एक तीसरी रसोई भी होती है शैतान की रसोई, जिसमें बनाने वाले को मालूम नहीं कि इसको खाएगा कौन, जो पैसे देगा आकर के वो खरीद के लेके जाएगा। तो उनको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना होगा क्या? वो चाहेंगे कि बस टेस्टी बना दो, जैसे कि कैंटीन भी नहीं, कैंटीन को भी मालूम है कि बच्चों को ही खाना है। बाहर जो भोजन बनता है, और उसमें भी खास तौर से जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सब क्या है? शैतान की रसोई का बना भोजन है। जो इसको खाएगा वो हमेशा बीमार रहेगा। तो भोजन में ध्यान रखना है कि कभी भी जंक फूड हमें नहीं खाना है।
कल को आप डॉक्टर्स बनेंगे तो आपको अपने पेशेंट को भी समझाना है कि जंक फूड नहीं खाना। और कब समझा पाओगे? जब खुद नहीं खाएंगे। हम खुद जंक फूड खा रहे हैं, दूसरों को लिख के दे रहे हैं कि भाई जंक फूड मत खाना, तो वो कभी मानेगा नहीं। ठीक है, तो 7 से 9 का समय था आपके स्टमक का, आपने भोजन कर लिया, अच्छी प्रकार से भोजन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है 9 to 11, दैट इज योर पेंक्रियाज टाइम। What pancreas do in our body? Secrete the juices. That is called pancreatic juice. तो कभी भी, अभी मैंने बताया ना, खाने के 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। इसको साइंटिफिक भाषा में अगर समझाना हो तो आप कह सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे जूसेस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ये रिलीज होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। यदि पानी पिएंगे तो क्या होगा, वो जूस जो है डाइल्यूट हो जाएंगे और वो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी। तो 9 से 11 पैंक्रियाज का टाइम है, उसके टाइम पे आपको पानी नहीं पीना। 1.5 घंटा हो जाए तो ही पानी पीना, यहां पे हमें ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 to 1 PM, एंड दिस इज द टाइम फॉर योर हार्ट। 11 to 1 PM, this is the time for your heart, and your heart is the most important organ of your body. You have to take care of your heart. And how will you take care? It means heart needs a lot of energy to heal itself. So you don't eat anything in the time of heart. अगर आप कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, पूरी एनर्जी आपको डाइवर्ट हो जाएगी हार्ट से स्टमक में डाइजेशन के लिए, और हार्ट धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। तो 11 से 1 के बीच में 11 to 1 PM स्ट्रिक्टली बी अवेयर, राइट। नेक्स्ट टाइम 1 to 3 PM, this is the time for your small intestine, छोटी आंत। नाश्ता कितने बजे किया था आपने? 7 से 9 के बीच में, 8 बजे मान लेते हैं। उसको पचने में 1.5 घंटा लगा, और 1.5 घंटे के बाद बाकी जो समय रहा वो उसका सिक्रेशन में लगा। सिक्रेशन के बाद उसको सकिंग हुआ, एब्जर्व हुआ, और वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया लीवर के द्वारा, यानी कि एब्डोमेन आपका, स्टमक आपका फिर खाली हो गया। तो इस समय आप फिर दोबारा से खा सकते हैं। लंच टाइम क्या है? 1 से 3, 1 to 3 PM, उस समय आप लंच कर सकते हैं। लंच में क्या करना है? इंसान की रसोई का खाना, दाल है, चावल है, सब्जी है, चपाती है ना, रस्म है, इडली है, डोसा है, ये सब खा सकते हैं। इंसान की रसोई का बना हुआ भोजन दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन साथ में भगवान की रसोई का भोजन भी जरूर करें, अर्थात सैलेड्स, सलाद जरूर खाएं। उसके बाद फिर नियम वही है कि 1.5 घंटे बाद फिर पानी पीना है। 3 से 5 नेक्स्ट जो टाइम आता है वो आपका यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर में क्या होता है? शरीर का यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और यूरिन में क्या क्या होता है? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। उस समय हमें ध्यान रखना है कि उस समय भरपूर पानी पीना चाहिए। यूरिन ब्लैडर के समय में क्या करना है? पानी पीते रहना है, ताकि एक्स्ट्रा यूरिन जनरेट हो और वो यूरिन ब्लैडर वहां से वॉश आउट होता रहे, यानी कि यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोन्स ना बनने पाए। जो लोग 3 से 5 के बीच में पानी नहीं पीते उनको जनरली स्टोन बनने का खतरा रहता है। तो आप एक छोटे से कारण से उस स्टोन वाले खतरे को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम 5 to 7, दिस इज द टाइम फॉर योर किडनीज। किडनी का समय।
किडनी क्या काम करती हैं? ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको फिल्टर करके यूरिन में भेज देती है। तो इस समय भी ध्यान रखना है कि जो वाटर इनटेक है वो हमारा रुकना नहीं चाहिए। शाम को पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए। 3 बजे के बाद हमें पानी बीच बीच में पीना चाहिए। गर्मी का समय है तो शरबत लेना चाहिए, नींबू पानी ले लेना चाहिए या फिर नारियल पानी पी लेना चाहिए। पानी पीते रहेंगे। और लास्ट में 5 to 7 यानी कि 7 बजे तक का जो समय है हमारा, वही कहते हैं खाने पीने का अच्छा समय है। पानी पी लिया, उसके बाद डिनर टाइम भी यही है। मैक्सिमम 7 PM तक वी हैव टू फिनिश आवर डिनर। कितने लोग हैं जो 7 बजे तक डिनर अभी कर लेते हैं? एक बार हाथ ईमानदारी से, जो 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं? 1 2 3 4। ओके ओके, केवल 4 लोग हैं जो 7 बजे तक डिनर करते हैं। अच्छा, 7 बजे के बाद डिनर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बादल थोड़ी फट जाएगा। क्या फर्क पड़ता है ना? 9 बजे कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे, क्या हो जाएगा? तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर 7 बजे के बाद हम डिनर करते हैं, रेगुलर डिनर करते हैं देर से, तो क्या होगा? एब्डोमिनल डिसऑर्डर होगा, पहला काम। और क्योंकि समय क्या है अगला? 7 से 9। 7 से 9 का समय होता है आपके पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम बोले तो हार्ट का कवर। और क्या बताया था मैंने? हार्ट का टाइम क्या था? सुबह 11 से 1। सेम समस्या आ गई यहां पे भी, 7 से 9। 7 से 9 भी अगर हम डिनर करते हैं तो फिर क्या होगा? एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स स्टमक। तो पेरिकॉर्डियम आपका वीक होना शुरू हो जाएगा। एंड पेरिकॉर्डियम इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ योर हार्ट। हार्ट क्या है? 24 घंटे पंपिंग कर रहा है ना ब्लड को, तो गर्म होता रहता है वो। उसको कूलिंग सिस्टम चाहिए, और कूलिंग सिस्टम को हमने जानबूझ के खराब कर दिया। उस समय हमने भोजन कर लिया, तो भोजन से क्या हुआ? एनर्जी डाइवर्ट हो गई, और हमारा पेरिकॉर्डियम धीरे 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 वो भी जो उसको ठंडा करना चाहिए तो वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा, तो हार्ट को कैसे संभाले? तो जो लोग 7 बजे के बाद भोजन करते हैं वो भी अपने दिल के दुश्मन हैं। So, don't be the enemy of your heart. Be friend of your heart. You have to complete your dinner before 7 PM. Right? Next time, 9 to 11. This is the time for your tri-energy system. Tri-energy, ये नहीं सुना होगा ना कभी? सुना है कभी पहले? 3 प्रकार की एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में समझने के लिए इनको 3 शक्तियों का नाम दिया। पहली है शिव ऊर्जा, दूसरी विष्णु ऊर्जा, और तीसरी ब्रह्म ऊर्जा। शिव ऊर्जा जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी की सिक्योरिटी करती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, एटमॉस्फेयर से, तो एक एनर्जी वहां पे काम करती है, हमें बचाती है। दूसरी है विष्णु ऊर्जा। विष्णु ऊर्जा क्या करती है? इंटरनल ऑर्गन्स को चलाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फैन चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, फैन लगा है तो चलेगा क्या? नेवर। तो ऐसी ऑर्गन तो है लेकिन एनर्जी नहीं है वहां पे, तो ऑर्गन पूरी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम परमेश्वर का बना हुआ है। इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो एनर्जी वहां से डाइवर्ट करने की, फिर भी कुछ एनर्जी मिलती रहती है ताकि वो ऑर्गन चलता रहे। अगर ये शरीर हम लोगों ने बनाया होता, किसी इंसान ने बनाया होता, तो ब्रेकडाउन हो जाता, एक बार में ही ब्रेकडाउन हो जाता। परमेश्वर ने बनाया इसलिए गलती करने पे भी चलता रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना।
ट्राई एनर्जी सिस्टम बैलेंस रहेगा तो हम हमेशा चलते रहेंगे, हमारी एनर्जी बैलेंस रहेगी। नाउ टाइम कम्स 11 to 1 PM एंड दिस इज द टाइम ऑफ योर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, क्या काम करता है? स्टोर ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल। हिंदी में बोलते हैं पित्त का स्टोर करता है, इसको पित्त की थैली बोलते हैं। और पित्त की थैली शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर में एक्स्ट्रा एब्डोमेन में आपके स्टमक में ज्यादा आपको चला गया बाइल तो भी हाइपर एसिडिटी होगी, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। जिनको गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है उनको देखिएगा कि डॉक्टर बोलता है कुछ भी स्पाइसी नहीं खाना, स्पाइसी खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगा। तो कंट्रोल करता है एसिडिटी को। और इसको समझने के लिए कहें तो ये शरीर का गुंडा होता है। गुंडा जानते हैं ना? गली का गुंडा कैसे होता है? अगर आप जा रहे हैं वो सामने से आ रहा है तो आपने उसको कुछ देख लिया ना वैसे से, तो भी वो थप्पड़ मार सकता है कि ऐसे घूर के क्यों देखा। तो गुंडे से बचने का क्या तरीका है कि नजरें बचा के चुपचाप निकल जाओ। तो ऐसे ही शरीर के गुंडे से बचने का तरीका है। अगर इस शरीर रूपी गुंडे से बचना है, इसके खतरनाक कारणों से बचना है आपको, तो क्या करना है? इससे बच जाओ। और बचने का उपाय क्या है? सो जाओ। जो 11 बजे के बाद जागते हैं उनका गॉल ब्लैडर विकृत हो जाता है, हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाती है उसके साथ साथ। और जब हाइपर एसिडिटी होगी तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पे डैमेज होंगे, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये सारे के सारे कारण होंगे रात को 11 बजे के बाद जागने से। तो इन सब बीमारियों से बचना है तो क्या करना है? 11 बजे के पहले ही कंप्लीट बेड रेस्ट, सो जाओ। उसके बाद लास्ट ऑर्गन दैट इज 1 to 3 AM. What is that? That is our liver. That is our liver, and liver is the master gland of our body. It works more than 400 works. 400. More than 500. Yes. Clapping. इसलिए बहुत जरूरी है। मैं गलत बोल सकता हूं तो मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ते हैं आप लोग। It works really more than 500 works for us. Control of body weight, control of water retention in our body, our total metabolism. भोजन को पचा करके रस बनाना। Then this is the primary filter also. जो भी हम खाते हैं जिसमें उतना टॉक्सिन होता है, जैसे फल में खाएंगे तो फल वाले क्या करते हैं, जो किसान होते हैं क्या करते हैं, स्प्रे मारते रहते हैं उसको पेस्टिसाइड का। सब्जी वाले क्या करते हैं, बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड उसमें डालते रहते हैं। और वो सब्जी फल हम खाते हैं तो सारा का सारा हमारे पेट में आता है। तो जब वो रस बन करके लीवर में जाता है तो लीवर क्या करता है, उसको सेग्रीगेशन का काम करता है, सारे टॉक्सिन्स को अलग कर देता है। और जब वो ब्लड में जाते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं तो पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर के ही जाते हैं। तो हमारा लीवर हमारे शरीर का शंकर भगवान जी क्या है, शिव जी, शंकर भगवान जी। शिव जी ने क्या किया था, विष को धारण कर लिया कहां पे, कंठ में, और इसलिए उनको कहा गया नीलकंठ। तो लीवर भी आपके शरीर का नीलकंठ है। जो भी आपको विष दिया जाता है, चाहे वो फल में हो, सब्जी में हो, या एटमॉस्फेयर में हो, पॉल्यूशन में हो, वो सारा का सारा लीवर क्या करता है, अपने अंदर रखता रहता है, आगे नहीं भेजता। तो मास्टर ग्लैंड है। लेकिन इस लीवर को अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए टाइम चाहिए। और यदि आपने इसका टाइम लिया
तो गॉल ब्लैडर तो गुंडा था, ये गुंडे का भी बाप है। गुंडा तो थप्पड़ मार के छोड़ देगा, और जो महाबली होगा वो क्या करेगा, वो सीधा गोली मारेगा। तो अगर आपने लीवर के टाइम पे गड़बड़ किया, लीवर के टाइम पे मोबाइल देखा, तो क्या होगा, लीवर को गुस्सा आ जाएगा और वो फिर आपके पूरे शरीर को तहस नहस कर डालेगा। बहुत सारी बीमारी आएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे क्यों हो रहा है। हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी, बाउल गैसेस, lot of disease will suddenly come into your body. That's because of your liver. तो लीवर के समय में हमें क्या करना है, कंप्लीट स्लीप करना, कंप्लीट स्लीप करना। तो ये 12 ऑर्गन्स हुए। इन 12 ऑर्गन्स को आपने नोट किया कि आपने ब्रेन में नोट कर लिया? अपने लिए ताली बजा लीजिए। अपने लिए बजाई तो देर तक बजाई। बहुत बढ़िया। तो ये 12 ऑर्गन थ्योरी आपको याद रखनी है, आपको काम आएगी। आपके जो पेशेंट्स आपके पास आने वाले हैं उनके लिए काम आएगी, और जो बीमारी है उसको क्योर करने में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस ऑर्गन के समय क्या काम करना चाहिए, जब आप पेशेंट को बताएंगे और पेशेंट उसको फॉलो करेगा, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक होने वाली। अब बात करते हैं पंचगव्य की। पंचगव्य क्या होता है और आयुर्वेद में इसका क्या स्थान है? कितने लोगों ने पंचगव्य को सुना है? पहले सर ने भी पूछा था, मैं भी पूछता हूं दोबारा। पंचगव्य के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके ओके। Nobody knows. आपका शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्व। क्या बोलते हैं उसको? Bus is waiting to catch the metro. The bus is waiting to catch the metro. 10 मिनट में करें। 10 मिनट ठीक है, चलेगा। 10 मिनट में करें कंप्लीट। ओके। You will miss your metro? 4:30 was Saturday. ओके। पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स, दीज आर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आपका शरीर की पंच महाभूत से मिलकर बना है, और दिस एंटायर ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं वो भी पंच महाभूतों से ही मिलकर के बना है। पंच महाभूत अगर बैलेंस होते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रकृति, और इनमें से एक भी महाभूत अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसको कहते हैं विकृति। जैसे अभी बैठे हैं सब लोग बात कर रहे हैं और अचानक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलने लग जाए तो क्या होगा? नहीं बैठ पाएंगे। एक पंच महाभूत विकृत हुआ तो विकृति में बदल जाता है। ऐसे ही शरीर है, शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, और इनमें से अगर कोई भी पंच महाभूत विकृत हो जाए तो विकृति आ जाती है। तो एक एक महाभूत को संतुलित करने के लिए परमेश्वर ने गाय को बनाया। गाय जानते हैं सब लोग, गाय, देसी गाय, इंडिजिनियस काउ, जो रास्ते में आपको काली पीली दिखती है ना, ये फ्लैट बैक वाली, ये गाय नहीं है, ये गाय जैसी दिखने वाली जानवर है। तो जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, इंडिजिनियस काउ है, दैट इज कॉल्ड गौ माता। और गौ माता के 5 गव्य होते हैं जिनको पंचगव्य कहा जाता है। यूरिन, स्टूल, गोमेट, मिल्क, कर्ड एंड गावघर, घी। आयुर्वेद में आप लोग पढ़ेंगे, सबको आगे पढ़ेंगे। तो इन पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए ये पंचगव्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से एक एक तत्व को एक एक गव्य संतुलित करता है। जैसे अग्नि विकृत हो जाए शरीर की तो क्या होता है? बॉडी में एलर्जी होने लगता है, हीट बढ़ जाती है। तो उसको संतुलित करने के लिए क्या है? घी। देसी गौमाता का घी शुद्धतम अग्नि है, प्योरेस्ट फायर ऑन अर्थ, दैट इज काउ ब्लड। ओके,
नेक्स्ट वन एयर, हवा, वायु। गोमूत्र, गोमूत्र प्योरेस्ट एयर है। वात से कितने रोग होते हैं? और 80 रोगों को अगर ठीक करना है तो शरीर की वायु को ठीक करना पड़ेगा, और उस वायु को ठीक करने के लिए क्या है? गोमूत्र है। तो गोमूत्र की बनी औषधियों को, डिस्टिलाइड जो काउ यूरिन है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एयर, उसको आप पेशेंट को देंगे तो धीरे धीरे उसके शरीर का वात जो है संतुलित हो जाएगा, और वात से होने वाली 80 प्रकार की बीमारियां उसकी ठीक होने लगेगी। पित्त की कितनी बीमारियां होती हैं? 40, वो काउ घी उससे ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व विकृत हो जाए तो कफ बढ़ जाएगा शरीर में, कफ के रोग हो जाएंगे। कितने रोग होते हैं? 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो जल तत्व विकृत हो जाए तो उसके लिए है देसी गाय का दूध, दूध पिला सकते हैं। उसके बाद है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व विकृत हुआ, आपकी एक्सटर्नल बॉडी खराब हुई, एलर्जी है, खाद है, खाज है, खुजली है, तो उसके लिए समझो उसका पृथ्वी तत्व विकृत हो गया। उसके लिए देसी गौमाता का गोमय, गोबर, पहले जमाने में तो उससे चिकित्सा करते थे वैद्य लोग। किसी को वो हो जाए तो गोबर लेकर रगड़ देते थे, उसी से ठीक हो जाता। लेकिन आज अगर वही गोबर हम खेत में डालें और उस खेत में उगा हुआ अन्न खाएं तो वो पृथ्वी तत्व उससे बैलेंस हो जाएगा। अब एक लास्ट में बच गया कौन सा? आकाश तत्व। आकाश तत्व। आकाश तत्व होता हमारा ब्रेन। अगर आकाश तत्व किसी का बिगड़ जाए तो क्या होगा? उसको कोई अपने पास भी नहीं बैठाएगा, क्योंकि वो पता नहीं कब क्या बोल जाए, कब गाली देने लगे, कब सामान उठा के फेंकने लगे, नोबडी नोस। तो आकाश तत्व विकृत हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। इसको ठीक करने के लिए दही, और दही के भी आगे 2 गव्य बनते हैं। दही से क्या क्या बनता है? बटर एंड बटर मिल्क। तो ये दोनों चीजें, बटर और बटर मिल्क, ये आपके आकाश तत्व को ठीक करती है, अर्थात आपकी बुद्धि को ठीक करती हैं, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है। याद है कृष्ण जी को क्या खिलाते थे बचपन में? क्या खाते थे कृष्ण जी? मक्खन मिश्री खाते थे ना। तो मक्खन मिश्री इसलिए खाते थे, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, उनका आकाश तत्व सबसे ज्यादा विकसित था। तो इन पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए ही पंचगव्य होता है, और पंचगव्य के द्वारा बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है, जिसमें हम लगभग 140 प्रकार की दवाई हम बनाते हैं। हर बीमारी की, छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी तक, चाहे वो कोई भी रोग हो, वो पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा ठीक हो सकता है। और राव साहब के द्वारा यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि आपके कॉलेज में भी पंचगव्य की शिक्षा आपको दी जाए, साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाए, और जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं उनको ठीक भी पंचगव्य के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा कराया जाए। Ah.